Good morning everyone. Today we shall be starting with our topic importance of staffing. In our previous class we have completed importance of two functions, that is planning and organizing. Today we shall move forward with our third function of management, that is staffing and its importance. Now what is staffing? Staffing is a process of selecting, recruiting, training your employees. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही काम के लिए सही पर्सन को रखना, यानी आसान शब्दों में स्टाफिंग. बट स्टाफिंग का मीनिंग यहीं तक लिमिटेड नहीं है. स्टाफिंग इंक्लूड्स मेनी थिंग्स. रिक्रूटमेंट, लोगों को सिलेक्ट करना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उनके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, अगर वो अच्छी तरीके से काम करते हैं तो उनको अप्रेस करना, ठीक है, उनको प्रमोट करना, ये सारे फंक्शंस स्टाफिंग का हिस्सा माने जाते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, रिक्रूटिंग, अट्रैक्टिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स. रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स यानी अगर आपने अच्छे एम्प्लॉयज चुन रखे हैं तो उनको टिका कर रखना भी स्टाफिंग कहलाता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने लोगों को काम पर रख लिया, फिर लॉकडाउन लग गया या कोई सिचुएशन आ गई वेयर वी आर अनेबल टू पे सैलरी टू आवर एम्प्लॉयज और हम उनको क्या कर रहे हैं, जॉब से निकाल दे रहे हैं. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. स्टाफिंग में क्या हो रहा है, सिलेक्शन करने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करवाना और उन्हें रिटेन भी करना ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए, इसे कहा जाता है स्टाफिंग. मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. It leads effective managerial function. In my previous class, I have explained you कि without having human being, without having manpower, हमारे पास जो भी resources है, they are totally useless. That means your resources, your plan, everything will be of use only when you have manpower with you who can perform actual work. इसीलिए बोलता है ये जो स्टाफिंग है ये इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है, क्योंकि यही स्टेप पर वी आर रिक्रूटिंग मैन पावर, वी आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन. इट लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन स्टाफिंग? वी आर रिक्रूटिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. हम सही पर्सन को सही काम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं. तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब भी हम कोई भी काम मुझे करवाना है, तो जब मैं किसी पर्सन को अपने यहाँ रिक्रूट करूंगी तो पहले मैं ये सोचूंगी कि ये पर्सन मेरे यहाँ लॉन्ग टर्म तक काम कर सकता है क्या, जो भी टास्क मैं इसको दूंगी ये पूरा करने के लिए कैपेबल है या नहीं है. यही देखने के बाद हम उसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे. यानी क्या हो रहा है, आई एम इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग माई ह्यूमन रिसोर्स. Builds cordial relationship. A healthy relationship can be maintained in the organization only when you have placed the right person for the right job. अगर मान लो कोई BA पास पर्सन है जो बैचलर इन आर्ट्स पढ़कर निकला है और आपने उसे डाल दिया अकाउंटिंग टीम में, और कोई BCom पढ़ा हुआ पर्सन है दैट इज बैचलर इन कॉमर्स और आपने उसे डाल दिया टेलीकॉलिंग टीम में, विल ही बी सेटिस्फाइड? वो सोचेगा मैं BCom पढ़कर हूँ, अकाउंट्स का नॉलेज मुझे ज्यादा अच्छा है, पर इन्होंने क्या कर दिया, BA वाले पर्सन को अकाउंट्स में डाल दिया है. क्यों? मे बी पहचान है या रिलेटिव है इसलिए. तो ये जो BCom पढ़ा हुआ पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा. और फिर क्या होगा, अगर सही पर्सन को सही जॉब पर नहीं रखा गया तो जो आपके एम्प्लॉयज है उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं बन सकते. तो ये बोलता है इफ यू हैव प्लेस्ड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, then only your organization can maintain healthy relation with each other. It helps human resource development. अब हमने क्या पढ़ा, स्टाफिंग में सिर्फ रिक्रूट करने का काम नहीं होता. अगर कोई एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो भी अप्रेज हिम, ठीक है, उसकी तारीफ करना, उसको प्रमोट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग. तो ये कहता है when you provide training to your employees, when you give proper remuneration to your employees, when you appraise them for good work perform, तो क्या होगा, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. अगर आप जब कोई काम करते हैं और अच्छा करते हैं तो क्या होता है, सामने वाला पर्सन आपकी तारीफ करता है
और फिर क्या होता है, आप मोटिवेट होते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छा और परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब एम्प्लॉयज को अप्रेजल मिलता है, प्रमोशन मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, अच्छी उनको रेम्यूनरेशन पे की जाती है, तो ये उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप करता है, जो डेवलपमेंट के काम आता है। किसके? ह्यूमन रिसोर्स के। इट हेल्प्स इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस। टेक्नोलॉजी यूज कौन करता है? वी ह्यूमन बीइंग। जो भी रिसोर्सेज है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा, ये जितने रिसोर्स है उसमें ये मेन जो फैक्टर है, यही वो फैक्टर है जो सारे रिसोर्सेस को यूज करने का काम करता है। पैसा पड़ा है पर कोई यूज करने के लिए नहीं है, मशीनरी है पर कोई चलाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सब यूजलेस है अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम मैन पावर। तो ये बोलते हैं जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ेगी? मैन पावर की। और वो मैन पावर आएगा कहाँ से? स्टाफिंग के थ्रू आएगा। देन इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी हिंदी में बोला जाता है कार्य क्षमता। एफिशिएंसी हमारी कब इम्प्रूव होती है? जब हम एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। आज अगर मैं आप लोगों को 2 का टेबल पूछूं या 5 का टेबल पूछूं, सो इट इज अ वेरी सिंपल टास्क फॉर यू ऑल। क्यों? क्योंकि इतने बार बोल चुके हैं कि अब तो मैं आधी रात में भी बोलूंगी ना 2 19 जा, तो आप उठकर 38 बोल ही दोगे। क्यों? क्योंकि 2 का टेबल बड़ा इजी है, 5 का टेबल बड़ा इजी है। ठीक है, ये इजी कैसे हुआ? ये आसानी से आपने लर्न कर लिया और इसको हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, इसीलिए वो क्या हो गया है, हमारे ब्रेन में छप चुका है। ठीक है, हमें पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्या हुआ? आप वही काम बार बार रिपीट करते आए इतने सालों तक, इसीलिए आपको वो काम, आप उसमें माहिर हो गए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी काम करते हैं, किसी को मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। अब उसको पता है कम वॉट में कोई भी प्रॉब्लम दे दो मैं अच्छी तरीके से सॉल्व कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। तो क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी, हम अच्छी तरीके से काम करते हैं। स्टार्टिंग में हमको कोई काम करने के लिए टाइम लगता है, पर अगर रोज रोज वही काम करेंगे तो हमको टाइम भी कम लगेगा और हम स्पीडीली अपना वो काम पूरा कर पाएंगे। ये नेक्स्ट फंक्शन कहता है, इंपॉर्टेंस कहता है कि स्टाफिंग इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इफ यू कीप ऑन वर्किंग ऑन अ सिमिलर टास्क। धीरे धीरे आपको उस टास्क की हैबिट हो जाएगी और वो टास्क जो आप पहले आधा घंटा लगाते थे, मे बी आप उसे 15 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट में आप खत्म करते हो। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, स्टाफिंग का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है। अगर आपने सिलेक्शन करते वक्त प्रॉपर एम्प्लॉयज को प्रॉपर काम के लिए रखा है, तो इसका जो बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। मतलब एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे नहीं, आपको न्यू एम्प्लॉयज रिक्रूट नहीं करने पड़ेंगे। न्यू एम्प्लॉयज रिक्रूट नहीं करेंगे तो आपको उनको दोबारा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। सालों से वही एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलता है। हमको अपने एम्प्लॉयज को काम समझाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन उनके लिए काफी होता है कि वह किस तरीके से परफॉर्म करना है, जो आपका टाइम सेव करता है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, देन एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। मैन पावर, मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये सबसे बड़ा एसेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी का होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। आज जैसे हम बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें, टाटाज, अंबानीज, ये बहुत जायंट बिजनेस ग्रुप्स है। ठीक है, किसके बदौलत बने? ऑफ कोर्स उन्होंने तो मेहनत की, पर उनके साथ जो वर्कफोर्स जुड़ा हुआ है, उनके कंट्रीब्यूशन के कारण दे आर रनिंग सो मेनी बिजनेसेस एट वन टाइम। ठीक है, तो ये बोलता है सारे ही जो मैन पावर है, इनका एक एसेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए जब भी आप एम्प्लॉय सिलेक्ट करो तो एक चीज आप ध्यान में रखो कि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कब तक काम कर सकते हैं। क्या ये सामने वाला पर्सन जिसे मैं जॉब पर रख रही हूँ, क्या ये मेरे फ्यूचर में आने वाले टास्क या कंडीशन को हैंडल कर पाएगा? ये सारी चीजें दिमाग में रखकर ही हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है। प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन।
थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास दो कैंडिडेट थे, एक आर्ट्स पढ़कर निकला हुआ, एक कॉमर्स पढ़ के निकला हुआ, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, आर्ट्स वाले को अकाउंट्स के लिए रख दिया और कॉमर्स पढ़े हुए वाले को टेलीकॉलिंग के रख लिया। तो विल देयर बी जॉब सेटिस्फैक्शन? आर्ट्स वाले को तो लगेगा भाई मेरा तो ये फील्ड ही नहीं था, फिर मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है, वो सेटिस्फाइड रहेगा। बट कॉमर्स वाला रहेगा? आंसर इज नो, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकता है? स्टाफिंग कहता है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही पर्सन को सही काम के लिए रखना यानी ही स्टाफिंग होता है। तो अगर मैं कॉमर्स वाले को अकाउंटिंग में डाल दूं तो जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो ये कहता है स्टाफिंग फंक्शन जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के ऊपर भी एम करता है, जहां पर हम पर्सन के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटीज, ये सारी चीजें देखकर उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं। अगर पर्सन को जॉब सेटिस्फैक्शन है तो वो कंपनी में टिका रहेगा और दूसरी तरफ जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। It maintains harmony. Now what happened? If you have selected the right person for the right job, आपने सबको उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिटीज, उनके नॉलेज के हिसाब से अगर काम पर रखा है तो क्या होगा, हर एक को पता है हाँ जितने मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, जितना मेरा नॉलेज है, मुझे उस हिसाब से जॉब मिली है और उसी हिसाब से मुझे पेमेंट दी जा रही है। तो क्या होगा, यहाँ पर हार्मनी मेंटेन की जा सकती है, किसी तरीके के क्लैशेस नहीं होंगे एम्प्लॉय में। क्यों? क्योंकि वी हैव प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। बट अगर मैं जिसकी क्वालिफिकेशन कम है वो मेरे यहाँ मैनेजर है और जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है वो मेरे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, ऐसा होने पे क्या होगा, दोनों को लगेगा, यूजुअली जो नीचे है उसको क्या लगेगा कि यार मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और ये मैनेजर है और मैं एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा हूँ। तो हार्मनी रहेगी क्या? हार्मनी नहीं रहेगी, पीस नहीं रहेगा। But if you place correct person for the correct job, then you can maintain harmony in your organization, which can help you to achieve your task easily. So these were few importance of staffing. In our next class, we shall be continuing with our next topic, that is importance of directing. Thank you.